रेस्टिगेट में हुआ उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी थी। मैंने जैसे आपको बताया मैं बड़ा नट्यूरस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट था। तो एक ऑलरेडी मिसकंसेप्शन या परसेप्शन जो होता है बच्चों को लेके टीचर्स का, वो ऑलरेडी एक बन चुका था। जैसे मेरा एक मिसकंसेप्शन अपने स्कूल के टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट फेलो मेट्स हैं उनमें ये था कि ये लड़का पढ़ता नहीं है, मस्ती करता है, इसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, कोई भी अगर मस्ती की है तो वो सोहेल ने ही की होगी। तो उस टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ, किसी एक बच्चे के बॉटल में किसी ने मिट्टी डाल दी और वो पानी वो पी गया। तो उस केस में उसके पेरेंट्स ने आके प्रिंसिपल से कंप्लेंट किया एंड माय स्कूल वाज वेरी सीरियस अबाउट द डिसिप्लिन बिकॉज वेयर आई वाज स्टडीड इट्स अ ब्रांच ऑफ आर्मी स्कूल, सो आर्मी स्कूल इज़ नोन फॉर इट डिसिप्लिन। तो उस टाइम पे मैं रेस्टिगेट हो गया। तो काम आपने किया था? नहीं, उस टाइम पे नहीं किया था। ऑनेस्टली आई वुड से उस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। वो मेरे को उस टाइम वही वाली कहावत याद आती है कि अपन बोलते हैं ना किसी को डराने के लिए कि देखो शेर आया, शेर आया, और जब सब आके देखते तो कहते नहीं शेर तो था ही नहीं, वो तो भेड़ थे। और जिस दिन एक्चुअल में शेर आया और मैं बोल रहा था शेर आया शेर आया, तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। तो वही वाला मिसकंसेप्शन था कि मैं सबसे बोल रहा था ये गलती मैंने नहीं की है, बट नोबडी इज़ देयर फॉर लिसनिंग मी कि नहीं, बट एवरीबडी वाज ये तो इसी ने की होगी। तो ये सच्चाई बाद में सामने आई कि गलती आपकी नहीं थी, किसी और की? नहीं, आज तक उसके बाद उस चीज़ के वजह से मैं रेस्टिगेट भी हुआ स्कूल से, और 8 महीने के लिए मैं घर पे बैठा। 8 महीने के लिए? 8 महीने के लिए रेस्टिगेट हुआ। मतलब उस जुर्म के लिए जो आपने किया, जो उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं था। एंड इट वॉज वेरी वेरी कहेंगे डीमोटिवेटिंग, स्ट्रेसफुल थिंग फॉर मी आई वुड से। क्योंकि क्या रहता है ना, बच्चे को तो कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है रेस्टिगेट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे उतनी समझ नहीं रहती। बट द मेन प्रॉब्लम अराइजेज इज जब अपन के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी क्लास में थे उस वक्त आप? आई वॉज इन 5th क्लास। 5th क्लास में था मैं उस टाइम पे। तो वो वही वाली चीज़ है कि आप मेरे को कितना भी मार लो पीट लो, पर मेरे को पेरेंट्स से कंप्लेंट मत करना। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गोल्डन बॉय सोहेल खान मौजूद हैं। सोहेल खान अब तक कुल 19 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिसमें सारे नेशनल मेडल्स हैं। तो सोहेल खान का चयन अभी कुरेशियन कप के लिए हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश जाएंगे। तो इससे पहले हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका सफ़र अब तक का कैसा रहा और उन्होंने इस सफ़र को और इस मुकाम को हासिल करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सोहेल, आपका स्वागत है। आप 19 गोल्ड मेडल अब तक जीत चुके हैं। अपना जो शुरुआती दौर का आपका करियर था और आपने कहाँ से एजुकेशन ली, कहाँ से आप रहने वाले, एक बार थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल खान है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सागर एक छोटा सा शहर है भोपाल के पास, जहाँ से मैं रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई है अप टू 5th क्लास में महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, और उसके बाद दीपक मेमोरियल अकेडमी में पढ़ा हूँ, जो मेरे स्पॉन्सर्स भी रहे हैं कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। और उसके बाद मेरी कॉलेजिंग हुई है डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और आई वुड से मेरी जो खेल की शुरुआत हुई थी वो महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल और दीपक मेमोरियल स्कूल दोनों में हुई है, और वहाँ से मैंने इस खेल की शुरुआत की और मैंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कई पदक जीते। तो कूडो खिलाड़ी बनने का सपना आपने कैसे देखा? खेल तो बहुत हैं, लोग बॉक्सिंग में जाते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, हॉकी में जाते हैं, आपने कूडो को ही क्यों चुना? सर, इसका मेरा एम बहुत क्लियर था, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड कराटे खिलाड़ी के तौर पे था। व्हेन आई वाज इन 5th grade of my school life, I was रेस्टिगेटेड। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड प्लेइंग कराटे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक ही कॉम्बैट स्पोर्ट या काइंड ऑफ मार्शल आर्ट था सिटी में, कराटे स्पोर्ट था। तो देन आई स्टार्टेड विथ कराटे। तो कराटे खेला, समझा, जाना, नेशनल लेवल पे पदक लेके आया। फिर उसके बाद मैंने दीपक मेमोरियल अकेडमी में आके टाइक्वांडो किया, वो भी खेल खेला, जाना, समझा। फिर इन खेलों को करते करते एक कहते हैं ना जहनी तौर पे एक चीज़ समझ में आती है, इस चीज़ में क्या हमें कमी समझ में आ रही है, क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। और उसके बाद जब मैंने ये कई प्रकार के कॉम्बैट स्पोर्ट खेले,
लाइक फॉर कराटे, टाइक्वांडो, वूशू, बॉक्सिंग, रेसलिंग। तो जब मैंने ये कई लेवल्स पे खेला तो मेरे को एक चीज़ मिसिंग लगी कि अगर मैं एट द टाइम ऑफ बॉक्सिंग कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं रेसलिंग को मिस कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं मैं टाइक्वांडो को मिस कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं मैं जूडो खेल रहा हूँ तो बॉक्सिंग को मिस कर रहा हूँ। तो आई वुड से कहीं ना कहीं वो चीज़ें छूट रही थी। अब मैंने कराटे भी खेला तो कई दर्शकों को हमारे ये नहीं पता होगा, कराटे इज़ अ सेमी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। सेमी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट का मतलब होता है जिसमें हम सामने वाले को सिर्फ शो करते हैं कि हम मार रहे हैं, बट हम असल में किसी भी अपोनेंट को या अपने विरोधी को कभी असल में मारते नहीं हैं। अच्छा जी। और बॉक्सिंग जो स्पोर्ट है उसमें आपने देखा होगा हम सिर्फ पंचेस मारते हैं, हाथ से फाइट होती है। एक गेम है टाइक्वांडो करके जिसमें हम सिर्फ पैरों से मारते हैं। एक गेम है जूडो जिसमें से हम सिर्फ ऊपर उठा के नीचे पटकते हैं सामने वाले को। तो उस टाइम पे जब मैंने अलग अलग स्पोर्ट किए तो मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग लग रही थी कि मैं सब चीज़ें एक साथ नहीं कर पा रहा था। देन in India, Kudo has been introduced, and Kudo has been introduced by Shihan Akshay Kumar in India। और उसका करता धरता मैं कहूँगा जो इस खेल के प्रचारक रहे अभी तक हमारे और हैं, हांशी मेहुल वोरा सर इस खेल के प्रचारक रहे इंडिया में। और डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ खान जी इस खेल को मध्य प्रदेश में लेके आए, मेरे से रूबरू कराया कि एक खेल है कूडो है जो कि फुल कांटेक्ट मिक्स मार्शल आर्ट है। फुल कांटेक्ट मिक्स मार्शल आर्ट का मतलब मैं बोलूँ जिसके अंदर हम बॉक्सिंग के पंचेस भी कर रहे हैं, टाइक्वांडो के किक्स भी कर रहे हैं, सामने वाले को जूडो थ्रोज भी दे रहे हैं, किक बॉक्सिंग भी कर रहे हैं, मुआई थाई कर रहे हैं, द सेम टाइम हम ग्राउंड में जाके फाइट भी कर रहे हैं, मतलब नीचे जाके जो लॉक वगैरह करते हैं या चोक करते हैं तो वो चीज़ भी कर रहे हैं। तब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया स्पोर्ट्स का सुन के। तब मैंने इस खेल का शुरुआत किया सागर मध्य प्रदेश से, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला और आज ऊपर वाले के करम से इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। और पिछले साल इंडिया टीम को सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी रिप्रेजेंट किया है। जब आपके कोच ने आपको कूडो के बारे में बताया तो आपको ऐसा लगा नहीं कि इसमें मार धाड़ का खतरा ज़्यादा है, चोट लग सकती है ज़्यादा, तो इस टाइप का आपको कोई डर लगा? सर जो मेरा बैकग्राउंड था वो स्टार्टिंग से आई वॉज़ वेरी नट्यूरियस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि मेरे को एडवेंचरस चीज़ें, लड़ाई करने में बड़ा मज़ा आता था। बिकॉज आई वॉज मतलब मैं उस टाइप का स्टूडेंट नहीं था। मतलब मैं वो था कि अगर मैं क्लास में जाता था तो टीचर कहता था अगर ये बच्चा आएगा तो मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊँगा। अच्छा। तो आई वॉज़ वेरी नट्यूरियस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये बड़ी दिक्कत थी मेरे साथ। तो मेरे को कोई मतलब ये आपका बचपन से पैशन था ही? हाँ, नहीं मार धाड़ नहीं कहूँगा, मतलब आई वॉज वेरी नट्यूरियस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट क्योंकि मन नहीं लगता था सर। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था कि पढ़ाई करनी है बट क्यों करनी है। हाँ 1+1 2 तो होता है बट क्यों जानना है, ये चीज़ें उतने टाइम पे अपन के दिमाग में नहीं रहती है। तो ये पढ़ाई में मन नहीं था, स्पोर्ट्स में थोड़ा मन लगता था। फिर एक बार मैं रेस्टिगेट हुआ, फिर कई चीज़ें रियलाइज़ हुई और ऑलरेडी मेरा रेस्टिगेट क्यों है ये बताइए। रेस्टिगेट में हुआ उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी थी। मैंने जैसे आपको बताया मैं बड़ा नट्यूरियस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट था। तो एक ऑलरेडी मिसकंसेप्शन या परसेप्शन जो होता है बच्चों को लेके टीचर्स का, वो ऑलरेडी एक बन चुका था। जैसे मेरा एक मिसकंसेप्शन अपने स्कूल के टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट फेलो मेट्स उनमें ये था कि ये लड़का पढ़ता नहीं है, मस्ती करता है, इसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, कोई भी अगर मस्ती की है तो वो सुहेल ने ही की होगी। अच्छा। तो उस टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ, किसी एक बच्चे के बॉटल में किसी ने मिट्टी डाल दी और वो पानी वो पी गया। तो उस केस में उसके पेरेंट्स ने आके प्रिंसिपल से कंप्लेंट किया एंड माय स्कूल वाज वेरी सीरियस अबाउट द डिसिप्लिन बिकॉज वेयर आई वाज स्टडीड इट्स अ ब्रांच ऑफ आर्मी स्कूल, सो आर्मी स्कूल इज़ नोन फॉर इट डिसिप्लिन। तो उस टाइम पे मैं रेस्टिगेट हो गया। तो काम आपने किया था? नहीं किया? नहीं, उस टाइम पे नहीं किया था। ऑनेस्टली आई वुड से उस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। वो मेरे को उस टाइम वही वाली कहावत याद आती है कि अपन बोलते हैं ना किसी को डराने के लिए कि देखो शेर आया, शेर आया, और जब सब आके देखते तो कहते नहीं शेर तो था ही नहीं, वो तो भेड़ थे। और जिस दिन एक्चुअल में शेर आया और मैं बोल रहा था शेर आया शेर आया, तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। तो वही वाला मिसकंसेप्शन था कि मैं सबसे बोल रहा था ये गलती मैंने नहीं की है, बट नोबडी इज़ देयर फॉर लिसनिंग मी कि नहीं, बट एवरीबडी वाज ये तो इसी ने की होगी।
तो ये सच्चाई बाद में सामने आई कि गलती आपकी नहीं थी, किसी और की? नहीं आज है, तक नहीं आज पता लगा किसी को? तक उसके बाद उस चीज़ के वजह से मैं रेस्टिगेट भी हुआ स्कूल से, और 8 महीने के लिए मैं घर पे बैठा। 8 महीने के लिए 8 रेस्टिकेट महीने हुए? के लिए रेस्टिगेट हुआ, मतलब उस जुर्म के लिए जो आपने किया ही जो नहीं। उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं था। एंड इट वाज वेरी वेरी कहेंगे डीमोटिवेटिंग स्ट्रेसफुल थिंग फॉर मी, आई वुड से। क्योंकि क्या रहता है ना, बच्चे को तो कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है रेस्टिगेट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे उतनी समझ नहीं रहती। बट द मेन प्रॉब्लम अराइजेज इज जब अपन के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी क्लास में थे उस वक्त आप? आई वॉज इन 5th क्लास, 5th क्लास में था मैं उस टाइम पे। तो वो वही वाली चीज़ है कि आप मेरे को कितना भी मार लो पीट लो, पर मेरे को पेरेंट्स से कंप्लेंट मत करना। तो जब वो पेरेंट्स के पास पहुंची और जब उनके रोते हुए चेहरे देखे, तब कहते ना इट्स फील लाइक यार कुछ तो गलत हो रहा है। उस टाइम तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वी आर वेरी स्मॉल कि ऐसा हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है रेस्टिगेट कर दिया तो कर दिया। बट पेरेंट्स आर क्राइंग, जो रिलेटिव्स थे वो आके ताने देते थे, आपके बच्चे को रेस्टिगेट कर दिया, क्यों कर दिया, आपका बच्चा कुछ नहीं करता, पढ़ाई भी नहीं करता। तो वो चीज़ें बड़ी चुभने लगी फिर एक टाइम तक। तो फिर उस टाइम पे आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने एक चीज़ बोली थी कि बेटा अब तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, अब जो भी चीज़ है तुम्हें सिर्फ पाने के लिए है, तो जस्ट गो फॉर इट और कोशिश करो जो भी कर रहे हो अच्छे से करने का। तो फिर मैंने अपना माइंडसेट बना लिया, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो जो भी करूँगा अच्छा ही करने की कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग के डेज़ में इट्स वॉज वेरी टफ, क्योंकि ऑलरेडी इमेज थी। बट मैंने पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। उसके बाद स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। तो जब मेरे को सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा स्कूल लाइफ में था जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल जीत के आया था। आई वुड नॉट से कि इंटरनेशनली, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल जीत के आया था। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में क्या था ना, जब कोई बच्चा मेडल जीत के आता तो उसको असेंबली में बुला के सबको एक्नॉलेज करते थे, और पूरे बच्चे टीचर्स उसके लिए क्लैप करते थे। तो दैट फॉर मी दैट मोमेंट इज़ वन ऑफ द प्रीशियस मोमेंट फॉर मी, क्योंकि वही लोग जो मेरे को समझते थे कि इसके बस का तो कुछ नहीं है, ये तो क्या ही करेगा, पढ़ाई में भी नहीं है, स्पोर्ट्स में, तो वही बच्चे मेरे लिए ताली भी बजा रहे थे और वो टीचर्स भी मेरे लिए ताली बजा रहे थे। तो दैट वाज अ बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट फॉर मी एंड द मोटिवेशन एज वेल। तो गोल्ड मेडल जो जीता आपने फर्स्ट टूर्नामेंट में जीता था आपने? हाँ, फर्स्ट टूर्नामेंट में मैंने पहला जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेला उसमें गोल्ड मेडल जीता था। उसके लिए मेरे जो कोच थे डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान जी, वो उन्होंने मेरे को कि तू इतनी मस्ती करता है, तू कराटे क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा सर मैंने तो मूवीज़ में ही देखा है कि ऐसे खून फा कुछ भी करते हैं। तो कह रहे नहीं, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, कराटे इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने तब ज्वाइन किया, तब चीज़ें सीखा, तब मेडल जीता। तो फिर मेरे को वो ट्रिगर कर गई चीज़ कि अब इस चीज़ में मेरे को अप्रिसिएशन लोगों का मिल रहा है तो फिर ये करना है। देन मैंने स्टेट लेवल पे कंपटीशन खेला, फिर नेशनल खेला, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नेशनल सेलेक्ट होता गया, फिर इंटरनेशनली के लिए सेलेक्ट हुआ, फिर इंडिया टीम खेला। फिर 2017 में जूनियर कूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत देश के लिए फ्रांस को फाइनल फाइट में हरा के 8-0 से गोल्ड मेडल जीता। अच्छा। जी, और उस टूर्नामेंट की भी एक स्टोरी थी कि दैट टाइम हमें फंडिंग चाहिए थी, तो कहीं से भी फंडिंग नहीं मिल रही थी, बिकॉज टूर्नामेंट में जाने के लिए तो नोबडी इज़ विलिंग टू गिव अस अ स्पॉन्सरशिप। तो उस टाइम पे हमें हमारी जो स्कूल थी उन्होंने कॉल आउट किया कि वी वुड लाइक टू हैव दिस किड इन आवर स्कूल। उस टाइम पे क्योंकि हमारा महार रेजिमेंट स्कूल सिर्फ 10th क्लास तक था CBSE बोर्ड, तो मेरे को 11th और 12th के लिए स्विच करना था। तो देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दीपक मेमोरियल स्कूल। तब हमारे जो चेयरमैन थे उनसे मैं मिला एंड दे सेड कि कोई दिक्कत नहीं है, आप खेलने जाएं, जो भी फंडिंग है। तो इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर मेरे को कोई भी बिना मेरे को जाने अगर कोई मेरे ऊपर 2,000 रुपये भी खर्च कर रहा है फॉर माई टूर्नामेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और उस टाइम पे उन्होंने मेरे को पूरा स्पॉन्सर कर दिया एंड दे आस्क्ड मी नो एडमिशन फीस, नो फीस, एनीथिंग। तो तब मेरे को एक्चुअली लगने लगा यार नहीं, ये चीज़ें बहुत बड़ी हो रही हैं। मेरे को ये चीज़ उतनी रियलाइज़ नहीं हो रही कि मेरे पेरेंट्स से इन्होंने ना कोई पैसा लिया एडमिशन का, ना मेरे से कोई फ़ीस ली, और मेरे को इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मतलब मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँगा। तो उस लेवल पे आके स्कूल ने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच।
दीपक मतलब मेमोरियल। वही स्कूल जिसने आपको रेस्टिकेट किया था? नो 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 नो, वो नहीं। वो दैट वाज अ डिफरेंट स्कूल। वो महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल थी, आर्मी स्कूल की ब्रांच है एक वो। और जब मैंने स्कूल स्विच किया दैट वाज अ डिफरेंट स्कूल। और उधर पे आने के बाद जो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो था, वो बच्चा उधर पे स्कूल में एकेडमिक्स में टॉप पे आने लगा। वही सेम बच्चा, जो बच्चा आपके मैं कहूँगा महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल में जो आता था 60s में 58s में, वो महार रेजिमेंट से जाके दीपक मेमोरियल में आके 89 के लाइन में आने लगा। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। और पढ़ाई मैं, में? हाँ, स्पोर्ट्स तो चल ही रहा है, बट एक जो उन्होंने मेरे को मेंटल पीस और कहते हैं ना एक्नॉलेजमेंट किया, जो सपोर्ट किया, जो मोटिवेट किया, दैट पुश्ड मी। तो ये चेंजेस कैसे आया इतना बड़ा ये इसका मैं पूरा श्रेय देता हूँ दीपक मेमोरियल स्कूल को, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर उन्होंने मेरे पास रखा कि आपको सिर्फ करना है, जो प्रॉब्लम हो मेरे पास आइए, यू नीड स्पॉन्सर्स, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, इफ़ यू नीड एनीथिंग इन स्टडीज़, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और अभी भी मेरी उनसे बात होती है। इवन जब भी मैं सागर जाता हूँ तो ज़रूर उनसे मुलाकात होती है। जो चेयरमैन है हमारे मिस्टर ब्रिज जायसवाल जी और मिस ऋतु जायसवाल मैडम जी, तो उनसे भी मुलाकात होती है। और बहुत अच्छे, मतलब मैं उनको कहता हूँ, मैं हमेशा दीपक मेमोरियल को हर अपने उस इंटरव्यू में कहता हूँ कि इट्स अ सेकंड होम फॉर मी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मेरे को मिला जहाँ से मैं बहुत आगे तक निकल पाया। जिस मुकाम पे भी हूँ तो दीपक मेमोरियल का श्रेय एक बहुत बड़ा श्रेय है इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये जो आपका पूरा करियर था, इसमें आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? क्या कभी उन्होंने कहा कि स्पोर्ट छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, इस तरह की कोई रुकावटें आई? सर, ये चीज़ पे तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, पेरेंट्स का एक सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है सबके लाइफ में। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट करना छोड़ा नहीं। इवन दे इंसिस्ट के पढ़ाई करनी है, सब चीज़ें करनी है, पढ़ो लिखो। बट एक हमारे तरफ ये एक मानसिकता ज़रूर है, मेरे पेरेंट्स में नहीं आ पाई, थैंक गॉड, टच वुड, कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो ये चीज़ नहीं आ पाई। और मतलब सोसाइटी तो अभी भी इस चीज़ में प्रेशर करती है कि पढ़ो आप, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला, आप खेलते रहोगे, आपका बच्चा क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा। आप पढ़ाई में डालो बच्चे को, खेल में बर्बाद हो जाएगा बच्चा। इवन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे जो रिलेटिव्स होते थे कई, दे कम एंड गो टू माई पेरेंट्स के आपके बच्चे से बोलो पढ़ाई लिखाई करे, ये सब में कोई मतलब नहीं रखा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, अब पढ़ाई लिखाई के लिए बोलिए, कंपटीशन की तैयारी करे। तो कहते थे माई पेरेंट्स आर से हाँ हाँ बोलेंगे। अब इंटरनली दे नो इट्स हर्टिंग समवेयर, बट दे आर नॉट कमिंग हेयर टू टेल मी। ये मेरे को दूसरों से पता चलती है ये बातें अभी। तो ये चीज़ सुन के बड़ा बुरा लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, इसलिए आज मैं इस मुकाम पर आ पाया। विदाउट उनके सपोर्ट्स और विदाउट मैं पेरेंट्स के बाद अगर मानता हूँ तो अपने कोच डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ खान जी को, और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे साथ रहा है आज मैं जिस मुकाम पे आया हूँ। वो जो रिलेटिव थे, जो आपके घर वालों को कहते थे इसको कंपटीशन करवाओ, पढ़ाई लिखाई में डालो, अब क्या सोचते हो आपके बारे में? अब उनके रोल मॉडल बन गए होंगे अब तो आप उनके? अब उनकी बधाई देने के लिए फ़ोन आते हैं। अच्छा। उनके बधाई के, अरे मैंने तो आपसे ऑलरेडी बोला था आपका बच्चा कुछ बड़ा करेगा। अच्छा। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे कॉल्ड मी, मेरे को पता ही था तुम कुछ बड़ा करोगे एंड ऑल। आई डोंट वांट टू से एनी नेम्स, वही रिलेटिव थे जो रिलेटिव स्टोरी। और जिन लोगों के मतलब सालों में कभी फ़ोन नहीं आते थे ना, दे आर कमिंग ऑन द डायरल लिस्ट हर हफ्ते में, सब बढ़िया है, इधर पे बारिश हो रही है तुम्हारे यहाँ पे तो नहीं हो रही, बारिश की खबर भी लेते हैं। तो मतलब इट्स वी अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ कि मतलब आज ऊपर वाले ने हमें इस चीज़ से नवाजा है तो आप हमारे साथ हैं। मतलब आप अगर कामयाब होते दिखे तो वापस आपकी तरफ आ गए कि खेल अच्छा है। बिल्कुल। जब उनको लग रहा था, क्या कहते हैं, अभी स्ट्रगल कर रहा है, तो वो आपको रोक रहे थे उस मुकाम पर जाने में? अरे सर, कई लोगों ने मेरे को रोका, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो बहुत बड़े स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रह चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी इंडिविजुअल का, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा। कई लोग तो ऐसे ऐसे ताने देते थे, मेरे को समझ में नहीं आते थे सर कि तुम क्या ही कर लोगे, तुम नेशनल पे नेशनल जीते जा रहे हो, क्या ही कर लिया तुमने, कितने पैसे जीत लिए, कहाँ पे सेलेक्ट हो गए।
और तुम ये वाला स्पोर्ट छोड़ो, तुम ये वाला स्पोर्ट खेलो। तो मतलब ये डाइवर्ट करना और कहते हैं ना मैनिपुलेट करना लोगों को, ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ है कि इस खेल में क्या ही रखा है, कूडो खेल में क्या ही रखा है, ये तो ओलंपिक में खेल नहीं है, तुम क्या ही कर लोगे, इससे तो तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि आप जो बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हो ये सब चीज़ें कह के, तो हर बच्चे को ये समझ नहीं होती ना सर। अगर कोई बड़ा अगर आपसे ऐसी चीज़ बोले तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो कनेक्ट करती कि नहीं यार क्या पता ये चीज़ सच बोल रहे हो। तो अपने ऊपर विश्वास रखना और फैक्ट चेक करते रहना कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर अस। मतलब जो औरों के साथ होता है जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो या फिर स्टूडेंट हो, तो वही समस्या आपके साथ भी हुई। परिवार मतलब जो रिलेटिव्स थे उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स चेंज कर दो, कुछ ने कहा कि पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, वो आपके साथ हुआ। उसके बावजूद आपने 19 गोल्ड मेडल जीते जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल थे। तो ये सफ़र कैसा रहा है? सर ये सफ़र बड़ा रोमांचक रहा है। मैं बोलूँ तो अप्स एंड डाउन्स तो हर फेज़ ऑफ लाइफ में रहते ही हैं। कभी इंजरी के मामले में वी कैन से कि कभी इंजरी आ गई तो थोड़ा सा सेटबैक हो गया, या हर कंपटीशन में हम 100% नहीं दे पाते। इवन विनिंग आफ्टर कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल, तो हमें ये एक चीज़ तो समझ में आने लगती है ना, ये कंपटीशन में हमारा पीक बहुत अच्छा गया। ये वाला कंपटीशन में इवन वी वॉन गोल्ड मेडल बट क्लोज फाइट्स हुए, तो वो चीज़ें होने लगती हैं। सेटबैक, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, अब घर वालों से भी पैसे कब तक मांगेंगे, अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट जा रहे हैं, स्पॉन्सर कैसे मांगेंगे। अभी भी ये प्रॉब्लम्स अभी भी हो रहे हैं इंडियन एथलीट्स। मैं अपनी बात नहीं करूँगा। ये बताइए, सरकार कहती है खेलों को बढ़ावा देने की बात कहती है, सरकार कहती है खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया। तो अभी जो आपका कूडो खेल है इसको सब सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? सर कूडो जो खेल है वो भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन पाया हुआ खेल है, जिसके अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं सभी प्रकार के सरकारी कोटाओं में नौकरी पाते हैं और पा रहे हैं। सबसे मिली है? जी, मेरा अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुंबई सर्कल में ज्वाइनिंग हुई है कूडो खेल के कोटे के तहत। तो ये सपोर्ट तो है, अल्टीमेटली आई वोंट से सपोर्ट नहीं है, बट वी आर लुकिंग इट फॉर मोर। सपोर्ट तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि सपोर्ट नहीं है, बट वी आर लुकिंग इट फॉर मोर। जिस तरह से क्रिकेट और जो और खेल है उनको बढ़ावा दिया जाता है, उस तरह से इसको मिल रहा है सपोर्ट? क्रिकेट तो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन हो गया है मुझसे। आपने कहा कि कूडो जो है वो इंडिया की नर्सरी है। हाँ, तो उसके हिसाब से मिल रहा है। मैंने कहा कूडो खेल में सागर जो हमारा शहर है वो एक बहुत बड़ा नर्सरी के तौर पे हम देखते हैं और है, क्योंकि जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं वो सागर सिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक हिसाब से हमारी वो नर्सरी है इंडिया की। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि जिस प्रकार से क्रिकेट खेल को या फुटबॉल को भारत देश में इज़्ज़त प्रदान होती है, या और मेरा ये कहना है अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड वी आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इंडिया। हमारे चेस्ट पे भी भारत देश का झंडा है, उनके चेस्ट पे भी भारत देश का झंडा है। तो ये दो प्रति व्यवहार क्यों कि एक टीम अगर मेडल जीत के आई है तो आपने मुंबई स्ट्रीक या वानखेड़े स्टेडियम पूरा ब्लॉक कर दिया, और एक बच्चा इंडिविजुअल लेवल पे इंटरनेशनली इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मेडल लेके आया तो उसको पूछने वाले लोग ही नहीं हैं। जब आप 2017 में जीते, 17 था ना जी, 2017 में जब आप गोल्ड मेडल जीत गए इंटरनेशनल जी, तो जब आप इंडिया लौटे तो जो उम्मीदें आपको थी इंडिया की गवर्नमेंट से और लोगों से वो नहीं मिल पाई, मतलब वो वेलकम नहीं हो पाया आपका? नहीं, मैं वेलकम तो नहीं कहूँगा, मतलब आई वुड से बट समवेयर इट हर्ट्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ फीलिंग कि वी आर नॉट गेटिंग सच रिकॉग्निशन फ्रॉम पीपल, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम मतलब थैंक गॉड आपने हमें बुलाया, तो ह्यूज क्रेडिट गोज टू यू ऑल। कि हर किसी का सोचना सर अलग अलग है हर चीज़ को लेके।
अब जैसे मैं मीडिया की ही बात करूं तो जो मतलब मीडिया हाउसेस भी चीज़ को क्या करते हैं, क्रिकेट फुटबॉल ओके ठीक है ये आइए करते हैं, पब्लिक क्या करती है, देख क्रिकेट का मैच है, कितने की टिकट है, 10,000 रुपये की, हाँ चलते हैं, बट इफ इन आर स्टेडियम वी आर गेटिंग इट फॉर फ्री व्यूज, नो बडी इज कमिंग। इन फुटबॉल लेजेंडरी जो हमारे इंडिया के सुनील छेत्री जी, दे आर सेइंग कमिंग विद सोशल मीडिया, प्लीज़ आइए हमें गाली दीजिए पर देखने तो आइए हमें, आप आइए हमें गाली दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट कम फॉर वॉच मी अस, वी आर ऑल्सो प्लेइंग फॉर द सेम इंडिया। तो ये माइंडसेट लोगों का चेंज होना पड़ेगा। इफ वी आर सेइंग 2017 में गोल्ड मेडल जीता था तो आपको क्या उम्मीदें थी, अब मैं वापस अपने देश लौटूंगा तो कैसा मतलब माहौल होगा देश में? सर मतलब एज ए खिलाड़ी जब क्रिकेट टीम जीतती है या ओलंपियंस जीतते हैं तो उनको उम्मीद होती है हम भारत जाएंगे, अच्छा वेलकम होगा, लोग बुलाएंगे, इंटरव्यू होंगे धड़ाधड़, नेता ऐलान करेंगे, कोई 1 करोड़ देगा, कोई 10 करोड़ देगा, सरकारें ऐलान करेंगी, आपको भी उम्मीद थी ऐसी कुछ? नहीं सर, मेरे को उम्मीद तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं थी, बट ऑनेस्टली आई वुड से मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ थोड़ी बहुत ये था कि लोग उतना सपोर्ट करेंगे, लोग एक्नॉलेज, क्योंकि मेरे को आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ बंदा के अगर मीडिया हाउस मेरे को बुला रहा है या मेरे को मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया है तो मेरे को बहुत बड़ा एक्नॉलेज है। मेरे को लोग ज़्यादा मैटर करते हैं और अपने लोग उससे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर मेरे अपने लोग खुश हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट अगर मेरे आसपास के लोग ही मेरे को समझ नहीं पा रहे, मेरे को जान नहीं पा रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक सेटबैक था आफ्टर कमिंग फ्रॉम विनिंग गोल्ड मेडल एट जूनियर कूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो एक थोड़ा सा सेटबैक था। एंड उस टाइम से मैंने सोच लिया था आई विल बी द पोस्टर बॉय फॉर माई गेम, आई विल ग्रो माई गेम एज क्रिकेट डज with Virat Kohli or Sachin Tendulkar or with Rohit Sharma, I'll do it for Kudo as well. यूरेशियन कप के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, इंटरनेशनल दोबारा खेलने जा रहे हैं आप, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है क्या? ये आपको फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट टूर होगा या फिर अपनी तरफ से लगा के जाएंगे? सर फुल्ली फंडेड टूर्नामेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आई वुड से द ओनली गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द फेडरेशन इज़ जो हमारी टूर्नामेंट फ़ी है, जो हमारी फेडरेशन है वो टूर्नामेंट फ़ी अपने उस पर फंड कर रहे हैं हमें। रेस्ट ऑल फंडिंग दैट मीन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंसेस विद आर पॉकेट्स। अच्छा, विद आर पॉकेट्स, खुद के पैसे से हमें करना है, तो दैट्स अ हार्श रियलिटी। अब तो काफ़ी निराशजनक है, बड़ा निराशजनक है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग आएँ जो खिलाड़ियों की, हम जैसे खिलाड़ियों की या और भी खिलाड़ी हैं उनकी मदद करें, या बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे JSW स्पोर्ट्स हो गया या रिलायंस। मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई कभी आपकी फेडरेशन की, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम? फेडरेशन की तो सर हुई होगी, बिकॉज आई एम नॉट इन अ पार्ट ऑफ फेडरेशन, आई एम एन एथलीट, तो मेरी कभी उनसे पर्सनल मुलाकात तो नहीं हो पाई, बट अगर मुलाकात हुई तो ज़रूर आई वुड लाइक टू पॉइंट फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मैंने नोटेड किए हैं कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, वी जस्ट वांट कि आप सब स्पोर्ट्स को इक्वल ट्रीट करो। वी आर नॉट सेइंग कि आप किसी स्पोर्ट्स को नीचे लेके आओ, वी आर सेइंग आप जो और स्पोर्ट्स भी हैं, नॉट ओनली कूडो, जो बाकी स्पोर्ट्स भी, उनको अपने क्रिकेट जैसे लेवल पे लाने की कोशिश अगर आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे मुकाम पे हम पहुंच जाएंगे एज अ स्पोर्टिंग कंट्री। अच्छा, आपकी हाल ही में अक्षय कुमार से मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई उनसे? सर अक्षय कुमार सर से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बुलाया, हमारे टीम को बुलाया लंच के लिए, एंड इट वाज अ जनरल कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग क्या करते हैं आप, व्हाट आर योर हॉबीज़, आगे का क्या सोचा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, इनकम टैक्स में आपका हुआ, एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है गेम को लेके, क्या सजेशंस हैं, व्हाट वी कैन डू मोर गुड इन दिस गेम, तो यही लेके संवाद हुआ। इट वॉज अराउंड 45-30 मिनट्स मीट। अच्छा सोहेल, आपका जो पहचान है, आपका नाम है, उसको लेकर कभी कोई चुनौती आई है कि मतलब कि आपको साइडलाइन कर दिया गया हो और किसी और को मौका दिया गया हो, या कहीं पे आपको आगे बढ़ना, मतलब आप आगे बढ़ रहे थे, आपकी जगह किसी और को बढ़ाया गया, ऐसा कुछ है मतलब आपके नाम, आपके आइडेंटिटी के कारण? सर
इस चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए तो मैं आई वोंट से क्यों नहीं कर पाया कोई। ह्यूज क्रेडिट गोज़ टू माय पीपल, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, स्पेशली मेरे कोच डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ खान जी, उनके बदौलत। बट कई बार मेरे को चीज़ें ऐसी सुनने में आई कि लोग ट्राई टू मैनिपुलेट माय इमेज कि इसके बारे में ऐसा बोल सकते हो क्या तुम, मेरे को एक ऐसा वो क्लिप दे दो, मैं इसको ऐसे चला दूंगा और इस प्रकार से उसको प्रचलित करूंगा कि उसका जो इमेज है या जो है वो थोड़ा सा डिफेम होगी। तो वो चीज़ें थोड़ा सा एक मेरे को नेगेटिव लाइन में लगा। तो एक इंसिडेंट हुआ था हमारे सागर मध्य प्रदेश में। एक हमारे फ्रेंड थे, उसको कोई हेल्प चाहिए थी, तो फीमेल फ्रेंड क्लासमेट थी मेरी, तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं गया। एंड एक बंदे थे किसी एसोसिएशन के, किसी परिसर ये होते हैं ना, उसके सदस्य थे वो। तो उनके सुनने में भी ये मामला आया तो वो भी पहुँचे। तो मैंने जो हेल्प कर सकता था मैंने किया, क्योंकि बिकॉज दैट टाइम आई वाज टेकिंग द कलेक्टर, अपर कलेक्टर सागर के जो बच्चों की मैं क्लास लेता था उस टाइम पे। आई एम डूइंग पार्ट टाइम जॉब एट दैट टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली अभी आजीविका भी तो चलानी है ना अपनी। तो मैं क्या करता था, पार्ट टाइम क्लासेस लेता था और पार्ट टाइम खुद की ट्रेनिंग करता था, जब मेरी ये जॉब इनकम टैक्स में नहीं हुआ था। तो एक मेरे फ्रेंड के साथ कोई इंसिडेंट हुआ जिसमें उसको मेरी हेल्प चाहिए थी कि सोहेल आई नीड फॉर योर हेल्प। तो मैं उसके साथ गया एंड मैंने बात की, सर की बात कराई। तो एट दैट टाइम उस लड़की से जाके कोई बोलता है, आई वोंट से द नेम अगेन, कि आप कुछ ऐसा बोल दोगे क्या कि सोहेल ने ऐसा किया है। एंड दैट गर्ल कॉल्ड मी कि सोहेल तुम्हें पता है कि उसने ऐसा बोला मेरे से। अच्छा। तो ये मेरे को शॉकिंग था, क्योंकि मैं उनको मानता था कि नहीं यार, ये अपने सिटी के लोग ऐसा थोड़ी करेंगे अपने साथ। वो उससे जाके बोलते हैं उस लड़की से कि आप इसके बारे में एक ऐसी चीज़ बोल दीजिए ना कि ये आपका ऐसा है या वैसा है या कुछ भी XYZ इन अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव। तो इट्स अ वेरी टफ थिंग। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे डील करूँ उस चीज़ से, बिकॉज उसके पहले कोई ऐसी चीज़ें हुई नहीं है। तब मेरे को ये चीज़ें समझ में आए जो लोग कहते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा वो दिमाग में कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन, इन सब चीज़ें ज़रूरी है। शुक्रिया। तो ये थे सोहेल खान, इनका यूरेशियन कप में अभी सिलेक्शन हुआ है और इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पर ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है कि सोहेल इस बार भी फिर से गोल्ड मेडल लाएंगे भारत के लिए। और आपने इनकी दास्तां सुनी, इनकी कहानी सुनी, कई उतार चढ़ाव थे इसमें, उसके बावजूद इन्होंने 19 गोल्ड मेडल जीते, जिसके कारण इनको मध्य प्रदेश का गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए जर्नो मिरर देखते रहिए।